अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और तो दूसरी तरफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपना तफसीली नोट जारी कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदूखेल की राय से इत्तफाक कर लिया है और साथ ही इसे 4-3 का फैसला करार दे दिया है। इस फैसले की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि कौमी सलामती कमेटी के उस इजलास की तफसीलात जिसके हवाले से कल ही तहरीक इंसाफ ने खदशात का इजहार कर दिया था, इसे मुतनाज़ बना दिया था, मगर एलामिये में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और उसका एलामिया भी सामने आया है, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसील से बात की गई है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है और इजलास के एलामिये में कहा गया है कि कलअदम TTP से नर्म गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कात और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दहशत गर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई और ख़तरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। वापस आने वाले खतरनाक दहशत गर्दों की वजह से अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। इजलास में कौम और हुकूमत से मिलकर हमजहत जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें सियासी, सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। इजलास में एक आला सतह की कमेटी भी तश्कील दी गई है जो 2 हफ्तों में जामे ऑपरेशन पर अमल दरामद और उसकी हदूद से मुताल्लिक सिफारिशात देगी। कौमी सलामती कमेटी ने मुआशरे में नफरत अंगेजी, तकसीम की कोशिशों और रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीले प्रोपेगेंडा की मजम्मत की है। इस्लामिया से तहरीक इंसाफ के उस दावे की नफी हो रही है कि इजलास का कोई सियासी एजेंडा था और इसके जरिए फौज को अदलिया और पूरी कौम के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। कल इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अब पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका है कि PDM हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आइनी कानून लेकर आए और इन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इनका ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। लेकिन आज के एलामिये में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका दावा कल इमरान खान ने किया था। इजलास से पहले ही इसे मुतनाज़ बना दिया था। पंजाब इंतखाबात की तारीख का केस मज़ीद संगीन होता जा रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तफरीक और तकसीम और वाज़ेह हो गई है। एक के बाद एक जज का नोट सामने आ रहा है, जिसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस पर सवाल उठाया जा रहा है, बल्कि चीफ जस्टिस के साथी जजेस, उनके साथ रवैये और उनके कंडक्ट पर वाज़ेह एतराज़ात उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर तनकीद हो रही है, करारदादें मंजूर हो रही हैं और अब हुकूमत भी चीफ जस्टिस के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आज इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह का 25 सफ़ात का नोट सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत पर सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह को मामलात की खराबी की वजह करार दिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस के कंडक्ट और चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस के दायरा अख्तियार पर भी बात की है। वाज़ेह तौर पर कहा है कि अज़खुद नोटिस का फैसला 4-3 का है और ये बात चीफ जस्टिस को 27 फरवरी को बता भी दी गई थी, मगर फिर भी चीफ जस्टिस ने अदालती ऑर्डर जारी नहीं किया, अपनी मर्जी का 5 रुकनी बेंच बना दिया और उस बेंच से जस्टिस अतर बिन अल्लाह को बाहर कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि मैंने बेंच से अलहदगी का बिल्कुल नहीं कहा था। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपने नोट में लिखा है, सूमोटो दायरा कार के तहत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के 3 ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड यह है कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायरा कार को लागू करने से मुतालिक जो उसूल फुल कोर्ट ने वादे किए हैं वो इस अदालत पर बाइंडिंग हैं। दूसरा ग्राउंड यह है कि वो मामला जहां सियासी जमातों के मफादात शामिल हों वहां बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस अदालत की गैर जानिबदारी मुतासिर ना हो। और तीसरा ग्राउंड सियासी स्टेक होल्डर्स के कंडक्ट का है, जिसने इस अदालत से रुजू किया है, यानी कि तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, जिसने इससे रुजू किया उसके कंडक्ट की बात हो रही है। जैसे अतर बिन अल्लाह आगे लिखते हैं कि जो मामला हमारे सामने है वो एक ऐसे तनाज़े से उठा है जिसकी साख बुनियादी तौर पर सियासी है और जिस पर एक हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है। मेरे मौजिज़ साथी जज जैसे याया आफरीदी ने दुरुस्त तरीके से अपने नोट में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इस मामले में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए ताकि इस अदालत की फैसला करने की बेताबी पर किसी मनफी असरात से बचा जा सके। अवामी एतमाद और इस अदालत की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। इस अदालत को बहुत ही जल्द तीसरी बार एक ऐसे तनाज़े में घसीटा गया है जिसकी बुनियाद सियासी है। और इसके बाद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने गुज़िश्ता 1 साल के हालात व वाक़यात बयान किए हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है और अदालत पर ही सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक
पहली बार ये अदालत उस वक्त इस मामले में शामिल हुई जब सदर की तरफ से कौमी असम्बली को तहलील करने के बाद डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोक दी गई थी। सदर ने इस हवाले से उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की एडवाइस पर अमल किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस की सिफारिश पर इस मामले में सू मोटो के दायरा कार को लागू किया और फिर 5 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर इस हवाले से फैसला जारी करते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली की तहलील को मावराए आइन करार दे दिया। फिर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद के अमल को दोबारा शुरू किया गया और असम्बली बहाल की गई, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर अक्सरियत ने अपनी राय दी और नतीजतन वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने दफ्तर से हाथ धोना पड़ा। और फिर इस सियासी बहरान में उस वक्त इजाफा हुआ जब तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त होने के बाद इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर की अहम नशिस्त पर बैठने के बजाय अपनी जमात समेत कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का फैसला कर दिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तीफे दिए गए, लेकिन स्पीकर की तरफ से उनके इस्तीफे मंजूर करने में ताखीर की गई और इस हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान के सियासी अमल और आईनी जमहूरियत पर गहरे नताइज मुरत्तिब हुए। और फिर अदालत से कहा गया कि वो एक और पेचीदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक एक सालिस का किरदार अदा करे, जिस सूरत हाल को सियासी स्टेक होल्डर्स ने जन्म दिया था। फिर सदर की तरफ से इस अदालत के एडवाइजरी दायरा कार से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई और आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 3 की अक्सरियत ने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए यह करार दे दिया कि पार्लिमानी पार्टी का कोई भी रुकन अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वोट डालता है तो इस वोट को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। पहले से चार्ज सियासी माहौल में इस फैसले के गहरे सियासी असरात मुरत्तिब हुए और इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें की गई जो अब तक अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा है। अहम बात यह है कि 63A के फैसले में बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने फैसले में इसे आइन को दोबारा लिखने के बराबर करार दिया था और आज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस फैसले पर ऑब्जर्वेशन दी हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक पोलराइज्ड सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए आने वाले वाक़यात पर आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस असरात मुरत्तिब हुए। इस फैसले के नतीजे में पंजाब की हुकूमत कायम करने के बाद तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने का फैसला कर दिया, जिसके बाद पंजाब की असेंबली 14 जनवरी 2023 और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली 18 जनवरी 2023 को तहलील कर दी गई। और जब मुतल्लिका हुकाम की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ था तो एक सियासी स्टेक होल्डर यानी तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और कुछ दीगर शहरियों ने भी वहां दरख्वास्तें दायर कर दी और मौका इख्तियार किया गया कि वो इस मामले में मुतासिर हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हुकाम की तरफ से कोई एक्शन ना लेना इंतखाबात में ताखीर पैदा कर सकता है जो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि वो इस हवाले से मुनासिब फैसला जारी करके जिम्मेदार हुक्काम को मजबूर करें कि वो इलेक्शन का इनेकाद उस टाइम फ्रेम के अंदर करें जो आइन में लिखा है। इसी किस्म के रिलीफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर की गई। इसी असना में लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को कबूल करते हुए फैसला जारी किया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाए। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गईं जो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा हैं। इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और उन्हें सुना जा रहा है। साथ ही ये बात भी तस्लीम शुदा है कि जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जारी किया इसमें अब तक कोई मुदाखलत नहीं हुई है क्योंकि अब तक डिवीजन बेंच की तरफ से कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला दुरुस्त तौर पर कायम है और हुक्काम पर बाइंडिंग है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसे नाफिज करें। और लाहौर हाई कोर्ट में ही फैसले पर अमल दरामद न करने से मुताल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक इस अदालत के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि अपना फैसला नाफिज करने से मुताल्लिक वो लाहौर हाई कोर्ट की काबिलियत और सलाहियत पर शक करे। ऐसा करने से सूबे की आईनी अदालत की सलाहियत और आज़ादी मजरू होगी। जो काबिल निफाज फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया वो बाइंडिंग है और कोई भी ऐसे इकदाम जो इस फैसले के अमल दरामद को रोकें तो हुकाम को अपनी जिम्मेदारी अदा न करने पर संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक जहां लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही इस हवाले से एक फैसला जारी कर दिया था और यह फैसला नाफिज होने के अमल में ही था तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी हवाले से आर्टिकल 184(3) के दायरा कार को लागू करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई और इस्तदा की गई कि इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत तय करदा टाइम फ्रेम के अंदर हो। इन दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम से दायर हुई जबकि दूसरी दरख्वास्तें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर और साबिक अरकान सूबाई असेंबली की तरफ से दायर हुई। ये बात नोट की जाती है कि जो दूसरी दरख्वास्तें दायर हुई इनका ताल्लुक एक ही सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ से था जिसने पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी और उसकी इस्तदा पर मुनासिब फैसला भी आ चुका था। और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो एक पुलिस अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक मामला सुन रहा था उसने इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया
और उनको सुनने के बाद 16 फरवरी 2023 को फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें इस बेंच की तरफ से यह करार दिया गया कि आईन यह कहता है कि पंजाब के सूबाई इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो और इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो रही हुई है, जिसकी वजह से यह खतरा मौजूद है कि आईन की खिलाफ वर्जी हो। उस 2 रुकनी बेंच ने यह भी करार दिया कि क्योंकि इस मामले से मुतालिक सवाल इस बेंच के सामने नहीं उठाया गया, इसलिए यह मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाता है ताकि वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस पर कोई फैसला करे। जिसके बाद रजिस्ट्रार ने इस 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल करते हुए ये मामला आगे भिजवा दिया और फिर चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी 2023 को एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए इस मामले पर एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। और जो सवालात फ्रेम किए गए वो ये थे कि किसके पास ये आईनी जिम्मेदारी है कि सूबाई असेंबली में आम इंतखाबात की तारीख को फिक्स करे और कब और कैसे ये आईनी जिम्मेदारी अदा की जाए, और वफाक और सूबे की आम इंतखाबात करवाने से मुतालिक आईनी जिम्मेदारी क्या है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक अदालत के सू मोटो दायरा कार को लागू करके इस हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो समाअत के लिए 23 फरवरी को इस खुसूसी बेंच के सामने फिक्स की गई। लेकिन मेरी राय में जो सवाल चीफ जस्टिस ने फ्रेम किए थे उन पर लाहौर हाईकोर्ट पहले ही फैसला कर चुका था और असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले इसकी तहलील करने की कानूनी हैसियत पर 23 फरवरी 2023 की समाअत में सवालात उठे और फिर ये सवाल फ्रेम भी किए गए कि क्या वज़ीर आला के पास असेंबली तहलील करने की एडवाइस देने से मुतालिक जो इख्तियार है उस पर अमल करने के लिए कोई आईनी वजह होने की ज़रूरत नहीं है, और क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय में ये एडवाइस दे सकता है या वो किसी और शख्स की हिदायत पर भी ऐसा कर सकता है। ये सवाल भी फ्रेम किया गया कि अगर वज़ीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आईनी तौर पर गलत साबित होती है तो क्या फिर असेंबली तहलील समझी जाएगी या वो बहाल हो सकती है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के मुताबिक 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी ऑर्डर भी जारी किया गया, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी का नोट भी शामिल था, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्तें काबिल समाअत होने के ग्राउंड पर मुस्तरद कर दी थी और मुख्तसर फैसले में जो वजूहात दी गई थी वो कायल करने वाली थी और दरख्वास्तों को मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले से इत्तफाक करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है और मैंने अपने नोट के जरिए 24 फरवरी 2023 को अपना फैसला वाज़ेह किया है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल के तफसीली वजूहात पढ़ने का एजाज़ भी हासिल हुआ और मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूँ। खास तौर पर दरख्वास्तों और सू मोटो के दायरा कार को लागू करने के 4-3 के हतमी नतीजे से मुतालिक मैं इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि 27 फरवरी 2023 को जो एंट रूम में इजलास हुआ इसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी और मैं ये भी नोट करता हूँ कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा नहीं किया था और ना ही मेरे पास खुद को बेंच से अलहदा करने की कोई वजूहात मौजूद थी। जिसके बाद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपने नोट में तफसील से वजूहात बताई कि कैसे ये केस आर्टिकल 184(3) के दायरा कार में ही नहीं आता और कैसे इसी अदालत के तय करदा उसूलों के तहत ये केस एक सू मोटो की कार्रवाई का केस नहीं बनता। और लिखा कि हाई कोर्ट की सलाहियत और उसकी आज़ादी इस बात से मजरू हो सकती है जब ये समझा जाए कि जो सवाल हमारे सामने उठाए गए हैं इन सवालों के जवाब लाहौर हाई कोर्ट की जजेस नहीं दे सकते। अवामी भरोसा और एतमाद को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। जुडिशल कंडक्ट के जरिए आज़ादी, शफाफियत और गैर जानिबदारी को हासिल करने के बजाय ये जायज़ नहीं होगा कि जजेस दूसरों से तो ये तवक्को करें कि उनकी आज़ादी, शफाफियत और गैर जानिबदारी पर भरोसा किया जाए। अवामी तासुर उतना ही अहम होता है जितनी अहम हकीकत होती है, क्योंकि अवामी तासुर ही अदालत की कार्रवाइयों और फैसलों को कानूनी हैसियत देता है। गैर मकबूल फैसलों को भी उस वक्त इज्जत मिलती है जब अवाम को अदालत की आज़ादी, उसकी शफाफियत और गैर जानिबदारी पर भरोसा हो। लेकिन अलमिया यह है कि कसरत से आइन के आर्टिकल 184(3) को उन मामलात पर लागू करने से जिनकी बुनियाद सियासी थी, इसने ज़रूर अवामी भरोसे पर अपने गहरे असरात छोड़े होंगे। जैसे अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उससे वाज़ेह होता है कि कानून साजों की ये नीयत थी कि इस आर्टिकल का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाएगा और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक जबरी गुमशुदगियों का मामला बहुत सी जालिमाना मिसालों में से एक संगीन मिसाल है। जेलों की गैर इंसानी सूरत हाल, मावरा अदालत कत्ल, सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, इंतकामी तौर पर इज़हार राय पर पाबंदी कुछ ऐसे वाक़ियात हैं जिसे आइन के आर्टिकल 184(3) के पस मंज़र में तरजीह मिलनी चाहिए। मगर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय दो वज़ीर आज़म को निकालने और फौज की तरफ से तख्ता उलटने के मामलात को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टील मिल और रिकॉर्डिंग केसेस भी आर्टिकल 184(3) के तहत सुने गए और इन केसेस को अदालत की तरफ से हद से तजावुज़ करके रियासत की मुआशी पॉलिसीज़ के डोमेन में मुदाखलत करने के तौर पर देखा गया। इसी तरह आर्टिकल 184(3) के तहत फंड्स इकट्ठा करना और डैम्स बनाने के मामलात ने भी अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म दिया। जिसके बाद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने 5 रुकनी बेंच के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें सू मोटो का दायरा कार लागू करने की सिर्फ चीफ जस्टिस को इजाज़त दी गई थी और यह फैसला
जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से तहरीर किया गया था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के उस फैसले में इस बात को तस्लीम किया था कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सूमोटो के दायरा कार को लागू करने से मुतालिक गुज़िश्ता सालों में काफ़ी तज्ज़िया, बहस और तनकीद हुई है और इस बात को तस्लीम किया जाना चाहिए कि यह मामला सिर्फ बार्स तक महदूद नहीं बल्कि बेंच तक चला गया है और वक्त आ गया है कि इसे तस्लीम किया जाए कि इस मामले में कुछ अदम तवाज़ुन है जिसे दुरुस्त करना चाहिए। जैसे अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और उन्हें अपना सवाबदीदी इख्तियार ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो अवामी एतमाद को फ़रोग़ दे और ये चीफ जस्टिस का काम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेहतर मुफाद में काम करें। इसके अलावा चीफ जस्टिस और जजेस मुश्तरका तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं कि आइन के आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अवामी एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल हो और इस जिम्मेदारी में नाकाम होने पर जो जिम्मेदारी आयद होगी वो चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर आयद होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस मिलकर ही सुप्रीम कोर्ट को तश्कील देते हैं। इसलिए ये 5 रुकनी बेंच के फैसले में अदम तवाज़ुन की बात की गई है। इसका तकाजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 1980 के कवायद पर नज़रसानी की जाए ताकि बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक और केसेस को मुख्तस करने के हवाले से अदालती साथ और इसकी गैर जानिबदारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने नोट में लिखा कि अदालत को उन मामलात पर एहतियात का मुज़ाहिरा करना चाहिए जिसमें सियासी स्टेक होल्डर्स शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट का फोरम किसी स्टेक होल्डर को अपनी सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने और अपने हरीफों पर फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो ये यकीनी बनाए कि सियासी स्टेक होल्डर्स की अपने तनाज़ात दीगर इदारों को बाईपास करके अदालत में लाने की हौसला अफजाई ना हो। इससे पार्लियामेंट और वो फोरम्स जो सियासी डायलॉग के लिए बनाए गए हैं वो कमज़ोर होते हैं और रियासत की जुडिशल ब्रांच को भी नुकसान पहुंचता है। सिर्फ यही नहीं, इससे सियासी स्टेक होल्डर्स की हौसला अफजाई होती है कि वो बर्दाश्त, डायलॉग और सियासी तरीके से सेटलमेंट के जमहूरी उसूलों को तर्क कर दें। इसी अदालत के पास 50,000 साइलिन की ड्यूटी है जिनके केसेस हमारे पास पड़े हैं, इस इंतज़ार में कि उन्हें सुना जाएगा और उनका फैसला किया जाएगा। इन केसेस को सियासी स्टेक होल्डर्स के केसेस पर तरजीह देनी चाहिए जिनका फ़र्ज़ है कि वो अपने तनाज़ात सियासी फोरम्स पर जमहूरी तरीके से हल करें। इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो अवामी एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और अदालत एक सियासी फरीक के तौर पर ना दिखे। जिसके बाद जैसे अतर मिनल्लाह ने अपने नोट के नतीजे में लिखा कि इस बात में कोई तनाज़ा नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले से ही दरख्वास्तों को मंजूर करके एक फैसला दे दिया था और अपने फैसले पर अमल दरामद करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट की सलाहियत पर शक नहीं किया जा सकता और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस मामले को उठाया है और अदालत के तयशुदा उसूलों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों और सूमोटो दायरा कार को लागू नहीं किया जाना चाहिए, वरना ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा कार्रवाई में मुदाखलत होगी। इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट की कब्ल अज़ वक्त और पेशगी कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के निफाज में ताख़ीर कर सकती है और आइन में दिए गए टाइम फ्रेम में इजाफा होगा जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो सकती है। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदूखेल की राय से भी वाज़ेह है, जिन्होंने इस ग्राउंड पर इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है, यानी दरख्वास्तों के 2 हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने के ग्राउंड पर मुस्तरद किया है। इसके अलावा कोई भी शख्स जो लाहौर हाई कोर्ट फैसले से मुतासिर होगा उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। इन दरख्वास्तों को सुनते हुए और सूमोटो दायरा कार को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट नाजायज़ तौर पर 2 हाई कोर्ट्स की आज़ादी को मजरू करेगी। इस वक्त इस कार्रवाई में शामिल होना कबल अज़ वक्त होगा और ये गैर ज़रूरी तौर पर अदालत की आज़ादी और उसकी गैर जानिबदारी पर अवामी भरोसे को नुकसान पहुँचाएगा। अदालत के पास ये गुमान करने की वजह मौजूद नहीं है कि हाई कोर्ट्स आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उनसे कम सलाहियत रखती हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक जिस तरीके से इन कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया, इसने अदालत को गैर ज़रूरी तौर पर सियासी तनाज़ात के लिए एक्सपोज कर दिया है और कबल अज़ वक्त मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाने से अदालत गैर वाज़ेह और ख़तरनाक सियासी डोमेन में कदम रखेगी। सूमोटो का दायरा कार लागू करना ही बाहर बैठे किसी बाखबर ऑब्जर्वर के जहन में खदशात पैदा कर सकता है। इन हालात में ऐसा करना ना सिर्फ अदालती आज़ादी और गैर जानिबदारी से मुतालिक अवामी एतमाद में कमी कर देगा, बल्कि इससे उन साइलिन के हुकूक भी मुतासिर होंगे जिनकी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। इस मामले को उस वक्त नज़रअंदाज किया जा सकता था अगर इन केसेस से मुतालिक एक फुल कोड बना दिया जाता और फुल कोड बनाने से इस हवाले से होने वाली कार्रवाई को कानूनी हैसियत मिल जाती। ये बहुत अहम है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह कह रहे हैं कि जजेस के दरमियान 27 फरवरी को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि फ़ैसला 4-3 का है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक जब स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद के अमल को रोका गया तो उस वक्त सूमोटो दायरा कार को लागू करने की सिफारिश 12 जजेस ने की थी और इसी से उस फैसले को कानूनी हैसियत मिली थी। इस मामले पर अवामी भरोसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फुल कोर्ट तश्कील देना ज़रूरी था, जिसकी मैंने अपने 23 फरवरी के नोट में भी तजवीज़ दी थी। जैसे अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक एक और पहलू अहम है
जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट है। इस वक्त मुल्क में एक ख़तरनाक सियासी माहौल है और इत्तफाक की राय पैदा करना तो अपनी जगह, इस वक्त तो ये बात भी नाकाबिल फ़हम है कि सियासी जमातें डायलॉग करने पर रजामंद हो जाएं, बजाय इसके कि अपोजिशन मेंबर की आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाती। एक सियासी हिकमत अमली के तौर पर मजमूई तौर पर इस्तीफे दे दिए गए। पहले आईनी अदालत को मजबूर किया गया कि वो स्पीकर को मजबूर करें कि इस्तीफे कबूल किए जाएं, और जब इस्तीफे कबूल कर लिए गए तो फिर अदालतों से रुजू किया गया कि इस्तीफे कबूल करने के फैसले को मुस्तरद किया जाए। सियासी स्टेक होल्डर की तरफ से सूबाई असम्बलियों को एक सियासी हिकमत अमली के तहत तहलील करना सवालात उठाता है। क्या ऐसा कंडक्ट आईनी जमहूरियत की स्कीम के मुताबिक है? क्या ये अपने आप में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या अदालत को अपना फोरम सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने देना चाहिए, या खुद को ऐसे कंडक्ट की हौसला अफजाई करते हुए खुद को सामने लाना चाहिए? क्या अदालत को सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से फोरम शॉपिंग का नोटिस नहीं लेना चाहिए, जहां एक ही वक्त में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार को लागू किया गया? इस अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स की सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ा रही है, और ये अदालत ऐसा कर भी नहीं सकती है। इस तरह अवामी एतमाद इस अदालत की गैर जानिबदारी और आज़ादी पर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये अदालत ऐसा तासुर देगी कि वो गैर जमहूरी उसूल और इक़दार की हौसला अफजाई कर रही है, ये अदालत सियासी स्टेक होल्डर्स को अपने तनाज़ात हमारे पास लाने की हौसला अफजाई करके पार्लियामेंट और उन फोरम्स को कमज़ोर करेगी जो आइन के तहत बनाए गए हैं। सियासी स्टेक होल्डर्स की दरख्वास्तों को सुनने से पहले उन्हें अपनी नीयत की ईमानदारी और इखलास को साबित करना होगा। सियासी स्टेक होल्डर्स के कंडक्ट ने एक गैर मामूली सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है, और ऐसा कंडक्ट अपनाया गया है जो बर्दाश्त, डायलॉग और बहस के जमहूरी इक़दार से खाली है। सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट उन्हें आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरा कार को लागू करने का हकदार नहीं बनाता। जैसे अतर मिनल्ला के नोट के मुताबिक ये कलमिया है, और सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए नाकाबिल तसव्वुर है कि वो अपने सियासी तनाज़ात के हल के लिए अदालत को शामिल करें, जिन्हें हल उन फोरम्स पर होना चाहिए जो इस मकसद के लिए आइन के तहत बनाए गए हैं। और ये भी ख़तरनाक है कि सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट और उनकी सियासी हिकमत अमली मुल्क में सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी, और सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की के लिए एक पेशगी शर्त है। सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताकत की जंग इस मुल्क के अवाम की फलाह और उनकी मुआशी सूरत हाल को मजरूह कर रही है। इस मुल्क के लोगों को बहुत बड़े अरसे तक उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखकर तकलीफ में रखा गया है। गैर जमहूरी हुकूमतें जिन्हें इस अदालत ने दुरुस्त करार दिया, उसने पाकिस्तान और इसके लोगों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। आज पाकिस्तान की 75 साल तारीख के बाद भी इदारे कमज़ोर हैं और मुल्क सियासी और आइनी बहरान के दहाने पर खड़ा है, और वक्त आ गया है कि जो लोग भी जिम्मेदारान हैं वो एक कदम पीछे हटें और अपना अपना जायजा लें। इस अदालत के समेत तमाम इदारों को अपनी अना को एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तरफ बढ़ना होगा। अपने इदारे की बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि ये वाज़ेह है कि हमने अपने तारीख माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हम माजी के फैसलों को तो मिटा नहीं सकते, लेकिन ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि अवामी एतमाद को बहाल किया जाए, ताकि माजी को कुछ हद तक भुलाया जा सके। जब सियासतदान मुनासिब फोरम्स पर रुजू करने के बजाय अपने तनाज़ात इस अदालत में लेकर आएंगे तो वो केस या तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, लेकिन लामुहाला ये अदालत ही लूज़र होगी। सबसे अहम बात यह है, चीफ जस्टिस के साथ ही जजेस उनके कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में वाज़ेह किया है कि चीफ जस्टिस का खुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गया था, उन्हें बता भी दिया गया था। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया है कि उसको नोटिस की समाअत से उन्होंने खुद को अलग नहीं किया था, मगर उन्हें फिर भी बेंच में शामिल नहीं किया गया, चीफ जस्टिस ने अलग कर दिया। इसी तरह का एतराज़ इब्तिदाई समाअत में शामिल जज जस्टिस जमाल बंदूखेल ने भी अपने नोट में किया था। उन्होंने लिखा कि 30 मार्च को समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया। अदालत में मौजूद होते हुए मैं भी अपनी राय देना चाहता था, लेकिन मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और बेंच के दीगर अराकीन खड़े हो गए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं अपने चैम्बर में काफ़ी देर तक रहा, लेकिन समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से कोई मालूमात ही नहीं फराहम की गई। जब मैं अपने घर पहुंच गया तो मुझे 30 मार्च की तारीख का ऑर्डर मौसूल हुआ, जो चीफ जस्टिस ने बेंच का हिस्सा होते हुए मुझे दस्तखत के लिए भेजा था। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने खिलाफी नोट में लिखा कि ये ऑर्डर खुली अदालत में डिक्टेट नहीं किया गया था, बल्कि ये मेरी गैर मौजूदगी में सुनाया गया था, और इस हवाले से मेरी राय ही नहीं ली गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस काबिल ही नहीं समझा गया कि मेरा मशवरा लिया जाता। इस मामले की पहली समाअत से ही मैं चाहता था कि बेंच 1 मार्च के फैसले और अदालत के हुक्म के तनाज़े को पहले हल करे, जिसका फैसला अभी तक सामने ही नहीं आया है, और अभी वाले मामले से इसका
मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरे बार बार कहने के बावजूद इस मामले को कोई अहमियत नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल, वकला बरादरी और सियासी जमातों के वकला ने भी दरख्वास्त की कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया गया। इन हालात में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेंच में मौजूदगी मेरे दीगर बरादरान को बेचैन करे, इसलिए मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे संगीन आईनी मसाइल जन्म लेते हैं जो तशरीह तलब हैं और जिसके हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं हमेशा मैसर रहूँगा। ये सब कुछ खुद चीफ जस्टिस के साथी जजेस उनके बारे में लिख रहे हैं कि 4-3 का फैसला जारी करने का फैसला होता है, मगर चीफ जस्टिस ऑर्डर जारी करने के बजाय अपनी मर्जी का 5 रुकनी बेंच बना देते हैं। जिस जज ने खुद को अलग ही नहीं किया उन्हें बेंच से अलग कर देते हैं और फिर रहे सहे 5 रुकनी बेंच में से भी जस्टिस अमीनुद्दीन खुद को अलग कर लेते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल शिकायत करते हैं कि मुझसे मुशावरत के बगैर कोर्ट ऑर्डर लिख दिया गया, हालांकि मैं इंतजार करता रहा, और फिर वो भी एहतजाजन अलग हो जाते हैं। मगर चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच के साथ समात आगे बढ़ा देते हैं। दीगर सियासी जमातों के वकला को नहीं सुनते मगर असद उमर को बुलाकर सुन लेते हैं और फिर 3-0 का फैसला दे देते हैं। ये सब अदालत के अंदर हो रहा है और अदालत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और अदालत के बाहर भी तनकीद हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट सामने आने के बाद नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पीटीआई और इमरान खान की हिमायत में आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। इख्तियारात की इस खुली खिलाफ वर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दे दिया है। बेदाग शोहरत के हामिल जजेस ने चीफ जस्टिस के कंडक्ट और जानिबदारी पर सवालात उठाए हैं। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि किसी भी चीफ जस्टिस पर इस तरह के मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम कभी नहीं लगा। पीटीआई की तरफ उनका झुकाव वाज़े है। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया है और गो होम बंदियाल का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मरियम नवाज ने लिखा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत या काबीना को दायर करना होगा। अगर सदर इस रेफरेंस को रोकते भी हैं तो दुनिया को यह गठजोड़ देखने दें और जुर्म में साथियों की निशानदही करने दें, और ये इस हकीकत को भी मजबूत करेगा कि ये लोग चीफ जस्टिस के साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लिखा कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, न कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस और अक्सरियत जजेस की ना माने वो अवाम कैसे माने। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। ये बात आया हो चुकी है कि इमरानदारी की जा रही थी, इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी, आइन की गलत तशरीह और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। हुकूमत और नून लीग जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के बाद चीफ जस्टिस इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ना सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला के तफसीली नोट पर सवाल उठा रही है बल्कि खुद उन पर भी तनकीद शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि सियासी फैसला साजी एक सियासी जमात का इख्तियार है। कैसे कोई जज किसी सियासी जमात पर कोई पॉलिसी मुसल्लत कर सकता है या डिक्टेट कर सकता है। फवाद चौधरी ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि ये ऑब्जर्वेशंस कितनी शानदार हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो पीटीआई हर तरह के रिलीफ के लिए उनके पास जाती थी और उनकी तारीफ़ें करती थी, उनके फैसलों आइन और कानून के मुताबिक समझती थी। गुज़िश्ता साल जून में फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हमेशा पार्लियामान को ताकतवर किया है। वो उन चंद जजेस में से हैं जिन्होंने एक दफ़ा भी पार्लियामान की बेतौकीरी में खुशी महसूस नहीं की। ऐसे जज जमहूरियत के लिए नागुज़ीर हैं। फैसला हक या खिलाफ नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, किसी ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं। सिर्फ फवाद चौधरी ने, खुद इमरान खान भी जस्टिस अतर मिनल्ला की तारीफ़ें करते हैं। मैं जब हुकूमत में भी था मैं अब ये कहता हूँ कि ये जो अतर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफ़ा इनकी तारीफ़ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूँगा। और देख लें आज तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, आगे क्या होगा क्या हो सकता है तो बात करेंगे ब्रेक।
दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, ज़ाहिर अदालत के अंदर तकसीम है, आज जैसे अतरबिल्लाह साहब ने भी कहा कि मैंने नहीं कहा था बेंच से मुझे अलहदा करें, कर दिया। रूम में डिसाइड हुआ था मीटिंग में कि 4-3 का फैसला है, उसका ऑर्डर नहीं आया। मगर आप लोग आगे निकल रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रही हैं और नवाज शरीफ साहब भी कि जब आप मुस्ताफ़ी हों, साथ में वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जाए। जब बेहतर नहीं होगा आप रिव्यू में जाएं, माहौल वैसे ही इतना गर्म है, बजाय इसके कि इस मामले में और ज़्यादा इख्तलाफात पैदा करें, आप रिव्यू में चले जाएं। इस बात का कहें कि दोबारा कीजिए, अब तो फुल कोर्ट बनाएं। अब तो और 3 जजेस ने कह दिया है कि ये एक 4-3 का फैसला था। शाहजेब, देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो मौजू हम जिस पर बहस कर रहे हैं, ये कोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नहीं है, उसका ऑफिस नहीं है, ये किसी हाई कोर्ट को हम नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है कि जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की आखिरी अदालत है, उसका हम कॉन्डक्ट और उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की अलामत हैं, उनके कॉन्डक्ट को हम ज़ेर बहस ला रहे हैं। अगर जो तर्ज़ अमल इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हमें उनके साथी जजों के फ़ैसलों के नतीजे में सामने आ रहा है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त कोई वज़ीर आज़म इस किस्म के तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा कर रहा हो कि वो अपने काबीना को बिल्कुल पसे पुश डाल दे, वो अपनी मनमानी पर उतर आए, वो किसी रूल्स एंड प्रोसीजर्स को ना माने, वो पार्लियामेंट को ना माने और अपनी ही मर्ज़ी के फ़ैसले करे, तो आप मुझे बताइए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट या जहाँ पे भी कोई उसका कॉन्डक्ट ज़ेर बहस आता, क्या क्या तबसरे नहीं होते। तो इस वक्त मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अमलन जो अभी आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का फ़ैसला भी देखा, उससे पहले उनके साथी जजों के जो फ़ैसले देखे, यूँ लगता है कि अमलन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई मार्शल लॉ का नफाज है। और मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि हमने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तो ये सुना था कि ब्यूरोक्रेसी में अफसरों को खुदे लाइन लगा दिया जाता है। बदकिस्मती से, बड़े अफसोस से और अदब से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज साहबान हैं, उन्हें खुदे लाइन लगाया गया हुआ है और जूनियर जजों के ज़रिए मखसूस एक गिरोह है, उसके ज़रिए तमाम सियासी नौयत के फ़ैसले किए जा रहे हैं। और यही बात अतर मिनल्ला साहब ने भी कही है कि इस वक्त ये कतन मौजू नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों से ये झलक नज़र आए कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की अमलदारी या तरफदारी के फ़ैसले कर रही है, या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट को अपनी सियासी जंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। 2017-18 में बदकिस्मती से एक मखसूस ग्रुप था जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने कतन गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आपका गिला है और वो ज़ाहिर पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। जो पनामा जजमेंट है वो उसके ऊपर सवालात उठते हैं, आइनी माहिरीन उठाते हैं, खुद जजेस उठाते हैं। मगर अब सवाल ये है कि आपको तो सारी की सारी एक्सरसाइज का जो उजलत में 2 जजेस ने एक CCPO का केस सुनते हुए सूमोटो की दरख्वास्त की और फिर चीफ जस्टिस ने सूमोटो ले लिया, फिर 9 रुकनी 7 रुकनी 5 रुकनी 4 रुकनी से 3 रुकनी हुआ। आपको तो फ़ायदा हुआ ना इसका। आप चाहते थे कि इंतखाबात एक साथ हों। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इन फील्ड था जो अतर मिनल्ला साहब भी लिख रहे हैं। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको नहीं मुस्तरद किया था, कंटेम्प्ट तक की बात हो गई थी। अगर वो प्रोसीडिंग स्मूथली चलती रहती तो आज इलेक्शन कमीशन पाबंद होता गवर्नर से बात करके तारीख देने का, मगर चीफ जस्टिस ने इंटरवीन किया, सदर को कहा, उसके बाद ये सारा का सारा। तो आप लोगों को तो फायदा हुआ है इस इंटरवेंशन का जो कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से की गई। देखिए शाहजेब, मैं आपको इससे भी ज़रा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एक बहुत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत या PMLN या PDM इलेक्शन से फ़रार हासिल कर रहे हैं, हम कतन इलेक्शन से फ़रार हासिल नहीं कर रहे। देखिए, इस वक्त इशू क्या है? इशू ये है कि क्या पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ जो 5 साल की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अक्टूबर में होने चाहिए, या पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी सूरत में स्टैगर होके, जिसमें पंजाब जो पाकिस्तान का 55% सूबा है उसको आप 6 महीने पहले वहाँ पर एक सियासी हुकूमत ये इस्तदलाल है आपका, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, तमाम जनरल इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो। ज़ाहिर इस इस्तदलाल पर तो मैं नहीं सवाल उठा रहा हूँ, ये जो आपकी दलील है इस पर नहीं सवाल उठा रहा हूँ।
मगर अब मसला ये है कि अब एक क्राइसिस पैदा हो गया है। पहले 63A के फैसले से अदालत ने खुद ने क्राइसिस पैदा किया, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान खुद लिख रहे हैं। उसके बाद इसको सुमोटो को लेकर क्राइसिस पैदा किया, हालांकि स्मूथली लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, जो कि जज साहिबान खुद लिख रहे हैं। इस मामले से निकले कैसे? अब आप चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि आपके कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि ना करें। मरीम नवाज साहिबा ट्वीट में बाकायदा इंसिस्ट कर रही है कि सदर रोके तब भी करें रेफरेंस दायर। देखिए, हम तो अभी भी मुसलसल ये बात प्रपोज कर रहे हैं कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का इदारा बहुत मोहतरम है। इसके बारे में कंट्रोवर्सी होना, इसके बारे में कौम के अंदर तनाज़ात पैदा होना, वो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की पूरी तहरीक को तबाह कर देगा। लिहाजा इसलिए अभी भी हमारी बड़ी दस्त बदस्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी देखिए, अगर आप समझते हैं कि आपका फ़ैसला ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपका फ़ैसला कानून के मुताबिक है, आपका फ़ैसला आइन के मुताबिक है, तो क्या आपको अपने साथी जजों पर एतमाद नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कलेक्टिव विजडम है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ फैसला देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कलेक्टिव विजडम है वो कानून को पामाल कर देगी? क्यों नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक ऐसा फैसला लेकर आए, चूंकि तमाम स्टेक होल्डर ये कहते हैं कि जो भी फुल कोर्ट फैसला करेगी हमारे लिए काबिल कबूल होगा। तो इस वक्त तो कौम को आइन और कानून पे यकजा करने की जरूरत है, बजाय ये कि आप उनके अंदर मजीद तकसीम दर तकसीम पैदा कर दें। मतलब और एक और आम बात मुझे बताएगा, जो आज आपका इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें कलअदम टीटीपी से नर्म गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कात के मुनाफी, दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई, खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। ये इमरान खान की हुकूमत में हुआ। इमरान खान इस पॉलिसी के बहुत बड़े एडवोकेट थे, आज हम भुगत रहे हैं। मगर सिर्फ इमरान खान ने ये नहीं किया, ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने भी उनके साथ किया। जब आज मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर बैठी है, तो फिर अगर कार्रवाई या फिर कोई एहतसाब होना है तो फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान तीनों का होना है कि जो दहशतगर्दी हम भुगत रहे हैं पॉलिसी किसकी थी? अकेले इमरान खान की तो नहीं थी ना, ये एडवोकेट वो ज़रूर करते थे। देखिए, इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि इसकी जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव इमरान खान थे, और मेरा ये गुमान है कि ये सारी पॉलिसी एक सियासी पस मंज़र के तनाजुर में इख्तियार की गई। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि इन अनासर को वो खैबर पख्तूनख्वा में लेकर आएंगे और इनके ज़रिए अगले इलेक्शन में वो अपने मुखालफिन को कैंपेन करने से रोकेंगे, उन पर दबाव डालकर वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शनों को स्वीप कर सकेंगे। तो एक सियासी एजेंडे के तहत उनकी हदायत के ऊपर ये सारी पॉलिसी का आगाज़ हुआ। और यकीनन पीटीआई वैसे बड़ी पॉपुलर है खैबर पख्तूनख्वा में, उनको दहशतगर्दों की क्या जरूरत पड़नी थी इस हवाले से। मगर अगर आपकी ये थ्योरी है तो फिर क्या जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इस एजेंडे पर काम कर रहे थे कि मुल्क को दहशतगर्दी में डाल रहे थे? अस्करी क़यादत को आप ये नहीं कहेंगे कि सियासतदान ही जिम्मेदार हैं या फिर अस्करी क़यादत भी भुगते, वो भी एहतसाब करें फिर जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का? देखिए, इस बारे में तो यकीनन इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि इस पॉलिसी को, इसके रूह रवां कौन था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अक्सर ये देखा है कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के पास हमारे मुसल्लह फ़ौज के लोग पॉलिसी को लेकर आते हैं और उनकी इंडोर्समेंट लेते हैं। और इमरान खान साहब ने जब एज चीफ़ एग्जीक्यूटिव ये पॉलिसी उन्हें दी होगी तो उनका काम होगा कि इस पर वो अमल दरामद करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा ये तकरीबन मुझे गुमान भी है और यकीन भी है कि इस पॉलिसी के पीछे एक सिनिस्टर पॉलिटिकल डिज़ाइन था इमरान खान साहब का। वो अपने मुखालफिन को अगले इंतखाबात में दबाव में लाकर चाहते थे कि उनको एक तकरीबन आसान रास्ता मिले और वो रन ओवर कर जाए अपने मुखालफों। सब हमारे साथ मौजूद थे। आगे क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है, इस पर बात करेंगे के बाद। जस्टिस अतहर मिनल्ला का भी फैसला आ गया है, अब मामला आगे कैसे बढ़ेगा? हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन साहब, माहिर कानून हैं, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार। मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी, तज़कियाकार हैं, खुद वकील हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन अहमद साहब, अब मामला कैसे आगे बढ़े? 3 जजेस ने तो कह दिया कि फैसला 4-3 था। अब अतहर मिनल्ला साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी कि 4-3 का फैसला है, मगर उसके बाद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया। और अब चीफ जस्टिस कहते हैं कि नहीं जी, फैसला 3-2 का ही था, उसके बाद 3-0 का फैसला आ चुका है। कैसे मामला आगे बढ़े? फुल कोर्ट बने या अब वही जो फैसला इन फील्ड है चीफ जस्टिस वाला, वही उसी के तहत चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं?
जी शाहजेब साहब, मैं तो समझता हूँ और मैं पहले दिन से कम 1 महीने से यही कह रहा हूँ कि फुल कोर्ट बनाने के अलावा कोई इसमें चारा नहीं है। और अभी भी जो क्लैरिफिकेशन है वो फुल कोर्ट ही देगी, वो ये तमाम इश्यूज डील करेगी कि आया बेंच कैसे बना, कैसे टूटा, वो 4-3 था, 3-2 था, सुओ मोटो लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये तमाम चीज़ें सिर्फ अब फुल कोर्ट से ही हल हो सकती है। मैं नहीं समझता किसी और तरीके से होंगी। यानी कि इस वक्त अब ये डिस्प्यूट पैदा हो गया है, ये बात क्लियर नहीं है, फुल कोर्ट ही बताएगी कि फैसला चीफ जस्टिस ठीक कह रहे हैं या बाकी जजेस ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 3 जजेस कह रहे हैं कि जी ये 4-3 का फैसला है और अंडरस्टैंडिंग का भी कह रहे हैं क्योंकि ऑर्डर नहीं आया उसके बाद। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए मुझे एक्चुअली अब समझ में नहीं आता कि क्या रिलक्टेंस क्या है फुल कोर्ट बनाने की, क्योंकि जितनी देर ये फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर और शक व शुबात उठती रहती हैं, लोग तरह तरह की अब एलिगेशंस कर रहे हैं। इस तमाम चीज़ से बचने का आसान तरीका था कि फुल कोर्ट बना दें। सिर्फ एक वजह समझ में आती है कि शायद फुल कोर्ट के लिए इतनी रिलक्टेंस क्यों है। शायद ये हो कि जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब के केस में देखा गया था कि जब फुल कोर्ट बनी थी, अब चूंकि कोर्ट में इतनी अब आपस में इख्तलाफात वाजे हो गए हैं, तो शायद ये खदशा है कि जिस तरह उस केस में हुआ था कि कभी बेंच के दाएं जानिब से सवाल आता था, वो सवाल नहीं होता था, 5-7 मिनट के दलाइल पेश किए जाते थे, फिर उसके जवाब भी वकला साहिबान नहीं देते थे बल्कि बेंच के बाएं जानिब से फिर उसके जवाबात आते थे, वो भी 5-7 मिनट के। तो वो एक अनसीमली प्रोसीडिंग्स हुई थी। मगर मैं समझता हूँ वो चीज़ अगर चीफ जस्टिस साहब लीडरशिप एक्सरसाइज करें इस मामले में और कोई अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसमें फॉर द प्रोसीडिंग्स, फॉर एक्सपीडिशियस प्रोसीडिंग्स बनाएं, उसमें हर वकील के लिए, हर पार्टी के लिए कोई वक्त मखसूस करें कि इतना वक्त होगा आपको दलाइल पेश करने का। तमाम जज साहिबान को ताकीद करें कि आपने बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स आपने इंटरप्शन नहीं करनी, एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आप 1 या 2 सवाल पूछ सकते हैं। तो ये रेगुलेट हो सकती हैं प्रोसीडिंग्स। मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। मुनीब, सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी आप समझते हैं कि ये जो सू मोटो लिया गया, इसका सियासी तौर पर भी तहरीक इंसाफ को भी नुकसान ही हुआ है और कानूनी तौर पर ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट पर सवालात बहुत ज़्यादा उठ गए हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में मामला मौजूद था, जिसे अतर मिनल्ला साहब भी लिख रहे हैं कि फैसला आया हुआ था, इलेक्शन कमीशन 90 दिन के लिए पाबंद था, जो डिवीजन बेंच था उसने भी जजमेंट सस्पेंड नहीं किया हुआ था, एक पूरे लीगल रूट से मामला जा रहा था कि अचानक 2 जजेस के कहने पर चीफ जस्टिस ने सू मोटो ले लिया और मामला अटक गया। और उसके बाद अब देख रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं और मुतनाज़े भी हो गया। तो सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का और वैसे कानूनी तौर पर और एक जो इंप्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का नुकसान ही हुआ है सारे मामले में सू मोटो से। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान सुप्रीम कोर्ट का है शाहजेब साहब, और मेरे ख्याल में उससे बड़ा नुकसान मैं बहुत एहतराम से कहूंगा कि इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने अपना किया है। देखिए, मनसब कोई भी हो, आपको अपने किरदार से, अपने कॉन्डक्ट से साबित करना पड़ता है कि आप ना सिर्फ उस मनसब के अहल थे बल्कि आपका कॉन्डक्ट भी एग्जेम्पलरी था, जितना अरसा भी कोई किसी मनसब पर रहे। लेकिन यहाँ बदकिस्मती के साथ मैं जब ये अतर मिनल्ला साहब का ऑर्डर आप इसे पढ़ें और इसके अंदर जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं उनके बेंच में शामिल होने और अवेलेबल होने के हवाले से, तो मैं तो एक बात कहूँगा बड़ी मायूसी से कि पहले मुझे बहसीत एक पाकिस्तानी और बहसीत एक तालिब इल्म कानून के ये एतराज़ था या मेरी तशवीश थी कि यहाँ पर मामलात जो है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रहे, और चीफ जस्टिस साहब की जो इंक्रीजिंग रिलक्टेंस है फुल कोर्ट बनाने से, वो तो ये जाहिर करती है कि कोई मामला खराब है। लेकिन जो आज एलिमेंट सामने आया है उसमें तो बसद एहतराम बददियानती भी साबित हो रही है, बल्कि उसके वाज़े इशारे मिल रहे हैं। लिहाजा बहुत बड़ा नुकसान किया है चीफ जस्टिस साहब ने माज़रत के साथ, अपना भी, अपने इदारे का भी, और जितनी बड़ी फॉल्ट लाइंस इस वक्त पैदा हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये एवर इंक्रीजिंग हैं, ये विद एवरी पासिंग डे, विद एवरी पासिंग मोमेंट इंक्रीज कर रही हैं, आज वो ज्यादा बढ़ गई हैं। अतर मिनल्ला साहब ने जो लिखा है अपने फैसले के अंदर, देखिए एक बात जहन में रखिए
कि ये बात शायद हमारी अदालतों को भी, बेशक इसको इंपोर्ट कर लें इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये दुनिया में तो मौजूद है, अमेरिका में तो मौजूद है पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्रिन, कि जहां पर कोई चीज नेसेसरीली आपको लगती भी है जस्टिसेबल या लीगल लगती है, बट इफ इट हैज अ पॉलिटिकल एलिमेंट टू इट, तो कोर्ट बड़ी रिलक्टेंट होती है उसको डिसाइड करने में। यहाँ ट्रिगर हैप्पी नेचर बन जाती है हमारी जजेस की और हमारे कोर्ट्स की, और फौरी तौर पर वो जुरिस्डिक्शन एज्यूम कर लेते हैं। इस बात पर कोई गिला नहीं, कोई मुमानियत नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं कि इलेक्शन 90 रोज में होना है। इट्स नॉट व्हाट यू डू इट, इट्स हाउ यू डू इट। जो अप्रोच है आपकी वो शकूक व शुबात को जन्म लेती है, और जिस तरीके से फिर वो गुलाम महमूद डोगर साहब के मामले से जिसकी निशानदेही आपने भी की, सलाउद्दीन साहब भी करते रहते हैं, तो ये चीज हमारी अदालत के लिए और निजाम इंसाफ के लिए तबाहकुन है। और मुझे अब फुल कोर्ट भी, शायद चीफ जस्टिस साहब भी उस नहज तक चले गए हैं, मामलात चले गए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चीफ जस्टिस साहब अगर वो करेंगे तो फिर उनका जो पिछला जितना कॉन्डक्ट है और जो पिछले वसद एहतराम जो दोनों ऑर्डर्स हैं वो उसकी नफी करेंगे। अब किस बात पर फुल कोर्ट बनाएंगे, क्या चीज डिसाइड करेंगे? या तो रिव्यू कर लें, या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को खुद भी रिव्यू कर सकती है, या कोई रिव्यू फाइल हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फुल बेंच बना दे और तमाम 15 जजेस बैठ जाएं। बिल्कुल करें, यही फैसला दें, आइडेंटिकल फैसला दें, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर ये फिंगर पॉइंटिंग खत्म हो जाएगी, सिलेक्टिव बेंचेस की बात खत्म हो जाएगी। आप जस्टिस काजी फायजीसा साहब अपने सीनियर प्यूने जज हैं, आप उनको साथ बिठाना पसंद नहीं करते, जो नेक्स्ट इन लाइन है उनको बिठाना पसंद नहीं करते, तो आप इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि आपकी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, आपका सीनियर प्यूने जज खुदा ना खास्ता क्या इस बात के अहल नहीं है कि वो आईनी मामलात की इंटरप्रिटेशन कर सके। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। सलाउद्दीन साहब, अब मसला ये है कि पहले जस्टिस मंदुखेल साहब ने, जो 5 रुकनी बेंच में शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे बताए बगैर मैं बैठा रहा अपने चैम्बर में और ना खुली अदालत में फैसला लिखवाया ऑर्डर ऑफ द डे, और बाद में मुझे साइन करने के लिए भेज दिया, और फिर वो इन प्रोटेस्ट हमने देखा बेंच से अलग हो गए। आज अतर मिनल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो कहा ही नहीं था और मुझे फिर भी बेंच से अलग कर दिया। फिर वो बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी रूम में कि 4-3 का फैसला होगा, फिर ऑर्डर नहीं आया। बहुत सारे सवालात जो चीफ जस्टिस साहब पर उठ रहे हैं, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, जो खुद चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब बहुत ज़्यादा सवालात उठ गए? इसमें अगर आप देखें, अतर मिनल्लाह साहब ने 2 और बहुत वो माने खेज बातें की हैं। एक तो उन्होंने पहले कहा कि जो मैंने असेंबलियों की वो उनके पहले ऑर्डर में था कि असेंबलियों के डिसोल्यूशन की जो लीगैलिटी है उस पर चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में डिक्टेट किया कि ये भी इशू होगा केस में, हम इसको डिसाइड करेंगे, मगर फिर रिटन ऑर्डर में उसको इंक्लूड नहीं किया। तो एक तो वो वाली बात थी। जो आज वाली बात थी, जो आज वाली जजमेंट पे तो एक और भी बहुत उन्होंने अशारतन बहुत ही सीरियस बात की है। देखें, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस साइट किया है कि वहाँ अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई कि आप इस केस में रिक्यूज़ करें और आप इस केस में बेंच सिलेक्ट ना करें चूँकि आपकी कुछ बायस है एट्सेट्रा। उस पर अनवारुल हक साहब ने रिलाई किया कि नहीं, मैं मास्टर ऑफ रोस्टर हूँ और ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं कि वो जिस मर्जी तरीके से बेंच बनाए और कोई हमें पता नहीं सकता। और उसके बाद वो जिक्र करते हैं कि मगर बहरहाल फैसला जो भी 4-3 का आया उस केस में, मगर बाद में एक जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ही, उस बेंच के मेंबर ने ही एतराफ़ किया कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फैसला किया गया था। नाउ दैट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस प्रेसिडेंट टू साइट। दूसरा उन्होंने फिर मिसाल एक दी जो फैसला था मुनीब अख्तर साहब का, मगर जिसमें एजाजुल एहसन साहब और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब भी शरीक थे, जिसमें ये कहा गया था, और उस वक्त तक बंदियाल साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, मगर उस फैसले में ये कहा गया था कि ये जो चीफ जस्टिस की जो सुओ मोटो के इख्तियारात हैं और बेंच फॉर्मेशन के इख्तियारात हैं, उनसे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्रिटिसिज्म हर जगह उसकी हो रही है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मगर अब बंदियाल साहब को भी 1.5 साल हो गए हैं एज चीफ जस्टिस। उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई फुल कोर्ट मीटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। अभी भी तरीक़ेकार जिस तरह मुनीब फरमा रहे थे, वो मैं समझता हूँ यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो आज खुद भी रिव्यू कर सकती है। अगर वो फुल कोर्ट बना देते हैं तो फैसला यही आए, बेशक यही आए। अभी तक किसी जज ने, लाहौर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, किसी जज ने 90 दिन का से इनकार नहीं किया, मगर
तरीक़ेकार पे बहुत सीरियस इल्ज़ामात हैं। और जो आज मजीद अतहर बिन साहब ने कहा कि हमें ये इंप्रेशन नहीं देनी चाहिए कि हम किसी सियासी जमात की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को फर्दर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना कंधा दे रही है। तो ये चीज़ ज़रा सोचनी चाहिए तमाम जज साहिबान को। मुनीब, आप बताइएगा, अब ये जो 3 का फैसला है, इलेक्शन कमिश्नर ने तो मान लिया, हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट से करारदाद भी ले आई है, आज और ज़्यादा आवाज़ उठा रही है जैसे अतहर बिन साहब के नोट के बाद। अब जो ऑर्डर है वो वही है जो 3 रुकनी बेंच ने दे दिया, जिस पर अमल दरामद बहरहाल होना है, या अब ये मामला वाकई कंट्रोवर्शियल हो गया है? देखिए, फैसला तो इनफील्ड मौजूद है शाहजेब साहब, और इलेक्शन कमीशन ने तो उसको तस्लीम कर लिया है। उन्होंने खुद को एक पोस्ट ऑफिस बना लिया है और उनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म एक स्पीकिंग ऑर्डर है, जिसने जो करना है वो करेगा, और जो नहीं करेगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा तौर पर बता दिया है कि आपने आके हमें बताना है अगर आपको पैसे नहीं मिले। लेकिन कंट्रोवर्सी जो 4-3 और 3-2 की है वो अपनी जगह मौजूद है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले भी जब सलाउद्दीन साहब फरमा रहे थे, उन्होंने एक बात की और उसका वो बड़ा दिलचस्प एंगल है कि आप सियासी जमातों को ये कहते हैं जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है कि ये इंतखाब से डरते हैं और इनको उसके नतायज से खौफ है, इसलिए ये इंतखाब नहीं करवाते। बात दिल को भी लगती है, जो कि एक दुरुस्त बात है। फिर क्या हम ये समझें कि चीफ जस्टिस साहब वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे क्योंकि वो नतायज से डरते हैं या खाइफ हैं, और उनको लगता है कि जो नतीजा आएगा फुल कोर्ट का वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होगा, जो सोच वो रखते हैं, जिस पर्सपेक्टिव को वो सब्सक्राइब करते हैं, उस तरह से फैसला नहीं आएगा, इसीलिए वो रिलक्टेंट हैं कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाते, समान जज साहिबान को नहीं बिठाते। फैसला कीजिए, बिठाइए, और अगर वो कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये टर्मोइल खत्म नहीं होगा जब तक कंफ्यूजन खत्म नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशंस 4-3 से रिजेक्ट की थी या एक्सेप्ट की थी। चीफ जस्टिस साहब ने अपना तफसीली फैसला आज तक नहीं दिया बकौल इंचार्ज जजेस के। अभी तक 1 मार्च का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो भी सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के बाद में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।